दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बीचों बीच और भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा है बिंदी जैसा छोटा सा देश लेबनान, जिसकी किस्मत उसके भूगोल से तय होती है। पुराने समय से ही लेबनान पूर्व और पश्चिम के देशों को जोड़ने वाला एक बहुत जरूरी पुल रहा है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, संस्कृति की दृष्टि से हो या युद्ध की रणनीति से हो। यानी कि लेबनान भू राजनीति की नजर से काफी जरूरी माना जाता है। बात इसकी स्थिति की करें तो इसके अक्षांश 33 डिग्री 03 आर्क मिनट नॉर्थ से लेके 34 डिग्री 41 आर्क मिनट नॉर्थ तक जाते हैं। देशांतर की बात करोगे तो 35 डिग्री 06 आर्क मिनट ईस्ट से लेके 36 डिग्री 37 आर्क मिनट ईस्ट तक जाते हैं। इस हिसाब से इसकी स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है। आसान भाषा में बोलें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के चौराहे पर मौजूद है लेबनान। बात करें इसके पड़ोसी देशों के बारे में तो उत्तर और पूर्व दिशा में ये सीरिया से लगता है, जहां पर लेबनान का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, जमीनी बॉर्डर सबसे लंबा। दक्षिण में देखोगे तो इजराइल मौजूद है और पश्चिम में देखोगे तो भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। देखिए, लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये 10,452 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। इसमें देश की कुल लंबाई लगभग 220 किलोमीटर है। देश की अधिकतम चौड़ाई 88 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई लगभग 56 किलोमीटर है। इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि ये कितना छोटा सा एरिया है। उसमें भी ये एरिया निश्चित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2026 में इस वक्त सिचुएशंस क्या बनी हुई हैं। हाल ही में दोबारा अटैक हुआ है, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं देश। इस वजह से इसका क्षेत्रफल काफ़ी हद तक बदल भी गया है। देखिए, लेबनान को अगर ठीक तरीके से समझना है तो लेबनान के बंदरगाहों के खेल को आपको समझना ज़रूरी है। दुनिया भर का जो व्यापार है वो समुद्र से होता है और लेबनान के पास लगभग 220 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो भूमध्य सागर में जुड़ती है, जो इसे व्यापार का एक बड़ा हब भी बनाती है। सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह बेरूत बंदरगाह आता है, जो कि देश की राजधानी के अंदर मौजूद है। यह बंदरगाह काफ़ी व्यस्त बंदरगाह है। देश का जो 70% व्यापार है वो यहीं से होता है। ये बंदरगाह 50 से ज़्यादा समुद्री रास्तों से जुड़ा हुआ है और हर साल लगभग 1.2 से 1.3 मिलियन टीईयू माल संभालता है। ये वो माल है जो कंटेनर की संख्या होती है उसको टीईयू में नापते हैं। ये सीरिया, जॉर्डन, इराक और खाड़ी के देशों तक माल पहुंचाने वाला एक प्रमुख रास्ता माना जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह यहाँ पर है वो है त्रिपोली बंदरगाह। ये जो है आपको उत्तर में सीरिया के बॉर्डर के पास नजर आएगा। जब भी बेरूत बंदरगाह पर कोई अटैक होता है, यानी कि कोई दिक्कत आती है, जैसे कि 2020 में यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तो उसके चलते ये जो बंदरगाह है त्रिपोली बंदरगाह, ये बैकअप का काम करता है। सीरिया तक सीधे सड़क मार्ग तक जुड़ा होने की वजह से यह बहुत जरूरी माना जाता है। तो दो बंदरगाह हो जाते हैं, बेरूत बंदरगाह और त्रिपोली बंदरगाह। हालांकि आप हाल के वर्षों में देखोगे तो लेबनान के पड़ोसी देश अपने बंदरगाहों को तेजी से विकसित कर रहे हैं, जिस वजह से लेबनान थोड़ा पीछे जरूर खिसक रहा है। जैसे कि अगर आप मिस्र की बात करोगे तो मिस्र में एक बंदरगाह है पोर्ट सईद। इसमें मिस्र ने $2 बिलियन से ज्यादा पैसा लगाया है और जो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है उसको हांगकांग की कंपनी की मदद से 2 मिलियन टीईयू की नई क्षमता दे रहा है। इससे होगा क्या कि ज्यादा काम इनके पास आएगा, लेबनान का काम छिनेगा। दूसरी तरफ इजराइल की आप बात करोगे तो इजराइल का जो हाइफा, अशदोद और अश्कलोन बंदरगाह है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ हाइफा की बात करोगे तो हाइफा बंदरगाह हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा कंटेनर संभाल रहा है। इसके अलावा अन्य देशों का भी दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि मोरक्को का टेंजेर मेड, तुर्की के बंदरगाह और ओमान का जो डुकम और सोअर बंदरगाह है वो भी व्यापार अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेबनान के पिछड़ने का सिर्फ ये कारण नहीं है कि आसपास के बंदरगाह आगे जा रहे हैं, बल्कि यहां पर लगातार हो रहे हमले भी हैं। 2020 में बेरूत में एक भयानक हमला हुआ था, आपको पता होगा। इसने इस जगह की पूरी कमर तोड़ दी थी। 2025 तक जो कामकाज है वो 88.5% तक वापस लौटा, लेकिन जहाजों की संख्या घट गई। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की खराब राजनीति और बेकार सिस्टम रहा है। वर्ल्ड बैंक की 2024 की लिस्ट में लेबनान 139 देशों में से 117वें नंबर पर रहा। अब आप समझ सकते हो कि बंदरगाहों पर यह देश बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक प्रॉक्सी वॉर भी चल रहे हैं, जैसे कि ये जो मैंने बेरूत बंदरगाह की बात करी है, इसके पुनर्निर्माण में भी एक होड़ मची हुई है। इस बेरूत बंदरगाह को दोबारा बनाने के लिए चीन, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की जैसे देश जो है आपस में भिड़ रहे हैं। चीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है BRI, उसके तहत वो यहाँ कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका और फ्रांस को ये डर है कि अगर चीन को यहाँ ठेका मिल गया तो समुद्र पर उसका एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी।
इसी वजह से जो फ्रांस की सीएमए और सीजीएम है और यूएई की जो डीपी वर्ल्ड जैसी कंपनियां हैं वो भी इसके अंदर कूद पड़ी हैं। बेसिकली जिसने भी इस बंदरगाह को बनाया उसका आधिपत्य यहाँ पर हो जाएगा। सुधार का सिर्फ एक ही रास्ता है कि लेबनान अपने बंदरगाहों से राजनीति को हटाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करे, जिससे कि उसका काम वापस आए। जैसे 30% तक काम इसका सुधर सकता है एक अनुमान के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि इस एक बंदरगाह पर कितनी राजनीति चली है। अब बात करते हैं लेबनान के भौतिक भूगोल के बारे में, क्योंकि इसका भूगोल मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी देशों में आपको दूर दूर तक रेत के रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, वहीं लेबनान में आपको ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और समुद्र के किनारे बने सकरे मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो जमीनी बनावट है वो यहाँ के मौसम, खेती, यहाँ के लोग कहाँ रहेंगे और देश की रक्षा कैसे होगी, ये सब तय करती है। देखो, लेबनान के भूगोल को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले समुद्र के किनारे का इलाका, तटीय क्षेत्र। यह समुद्र तट, उसके पास के मैदान और पश्चिमी पहाड़ों की शुरुआत का हिस्सा है। देश की जो 90% आबादी है वो इसी एरिया के अंदर रहती है और लेबनान की जो असली इकोनॉमी है, पैसे कमाने का जरिया है, वो इसी इलाके के अंदर है। जाहिर सी बात है, टूरिस्ट यहाँ आते हैं, थोड़ी बहुत खेती यहाँ पर होती है, बाकी लोग जहाँ रहेंगे वहाँ व्यापार तो होता ही है। दूसरा आता है माउंट लेबनान, पश्चिमी पहाड़। यह पहाड़ों की एक लंबी रेंज है जो समुद्र के साथ साथ चलती है। पुराने टाइम में जो छोटे छोटे समुदाय होते थे जिनको सताया जाता था, वे छिपने और अपनी रक्षा करने के लिए इन्हीं ऊंचे और सुरक्षित पहाड़ों का इस्तेमाल करते थे। ये एक तरीके का प्राकृतिक किला होता था। फिर तीसरा आता है बेका घाटी। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। माउंट लेबनान और पूर्वी पहाड़ों के बीच की एक बहुत उपजाऊ घाटी है। ये जो घाटी है ये खेती बाड़ी और माल ले जाने और लाने के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। चौथा आता है एंटी लेबनान और माउंट हरमन, पूर्वी पहाड़ जिनको हम कह सकते हैं। ये जो है पहाड़ों की वह रेंज है जो सीरिया के साथ एक ऐसा बॉर्डर बनाती है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। इसमें माउंट हरमन एक बहुत ऊंचा और फौजी नज़रिए से बहुत अहम पहाड़ माना जाता है। और पांचवा हिस्सा आता है दक्षिणी पठार। इसमें दक्षिणी लेबनान के वो इलाके आते हैं जहां आजकल सबसे ज़्यादा और सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ होती हैं। जो इस वक्त की लड़ाइयाँ आपको देखने को मिल रही हैं लेबनान के अंदर, वो इसी एरिया के अंदर देखने को मिल रही हैं, दक्षिणी पठार के अंदर। तो इन्हें आपको याद रखना है। इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की वजह से लेबनान में बहुत गहरी और कटी फटी घाटियां बनी हुई हैं। इसी भूगोल की वजह से यहाँ का मौसम और नदियों का सिस्टम बहुत अलग हो जाता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पहाड़ों से बादल टकराते हैं। कुछ जगहों पे बारिश ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पे कम होती है। इस वजह से यहाँ का मौसम, यहाँ की जो स्थला करती है वो तय करती है। दूसरी तरफ नदियाँ भी कैसे बहेंगी, ऐसे इलाकों में घाटियों में से नदियां बहेंगी तो नदियों का सिस्टम भी अलग हो जाता है। नदियों की बात करें तो यहाँ की लीतानी नदी भौगोलिक और राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेबनान में नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन ज़्यादातर नदियां सीधा पहाड़ों से निकलकर समुद्र में गिर जाती हैं, बस 2 नदियों को छोड़कर। एक है अस्सी, दूसरी है लीतानी। इसमें लीतानी नदी का महत्व राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा है। ये जो नदी है ये लेबनान की सबसे लंबी नदी है, करीब 140 से 174 किलोमीटर लंबी है ये। और सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरह लेबनान के अंदर ही बहती है। ये बेका घाटी से निकलकर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अचानक पश्चिम की तरफ मुड़कर पहाड़ों के बीच से होती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। 1954 में इसके पानी का इस्तेमाल बेका घाटी की सिंचाई और बिजली बनाने के लिए शुरू किया गया था। अब खास बात यह है कि ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक विभाजक रेखा है, एक बॉर्डर लाइन की तरह देखी जाती है। हुआ ये था कि 2006 में इजराइल आईडीएफ का एक युद्ध हुआ था और उसका मकसद ये था कि हिजबुल्लाह को इस नदी के पार यानी कि उत्तर की तरफ ढकेलना है। बेसिकली इजराइल ये चाह रहा था कि इस नदी के पार लगभग 30 किलोमीटर का एक खाली क्षेत्र, बफर जोन बन जाए, जिससे कि रॉकेट के हमले ना हो सके। अगर आप 2026 के ताज़ा हालात देखोगे तो हाल के संघर्षों में ये नदी फिर से चर्चा में आई है। इजराइल ने इस नदी के दक्षिण वाले पूरे इलाके, जो लेबनान का लगभग 8% हिस्सा है, इसको खाली करने का आदेश दिया है और ऐतिहासिक जो ब्यूफोर्ट रिज है, आपने सुना होगा, ऐसी अहम जगहों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची जगह है और डिफेंस लाइन में इसको शामिल कर लिया है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये इलाका इस वक्त बड़े खतरे के अंदर है। ये इलाका खतरे में है, यानी कि नदी भी खतरे में है। आखिर में बात करें लेबनान के पर्यावरण, मौसम और जलवायु के बारे में, तो लेबनान का भूगोल सिर्फ उसकी जमीन या वहां के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा, मौसम का मिजाज और ज़मीन के नीचे की हलचल, जो भूगर्भीय बदलाव है, उसकी वजह से भी लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। मौसम की बात करोगे तो यहाँ पर मौसम के 2 रुख आपको देखने को मिलेंगे। पहला, गर्मियों वाला तटीय मौसम, हॉट समर मेडिटेरेनियन। ये मौसम समुद्र के किनारे वाले इलाकों और देश के दक्षिणी हिस्से में मिलता है।
यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सूखी होती हैं, जबकि सर्दियों में ठंड और बारिश होती है। अगस्त में यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सर्दियों में गिरकर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यहाँ साल भर में औसतन 700 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा टेम्परेचर का बदलाव देखने को मिलता है। दूसरा जो मौसम है वो सूखा और कम बारिश वाला मौसम है। जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के बीच में जो बैका घाटी है, इसमें यह मौसम पाया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, समुद्र से कुछ नमी वाली हवाएं उठती हैं, बादल आते हैं, वो ऊंचे पहाड़ों से टकरा जाते हैं। पहाड़ों के इस तरफ तो बारिश हो जाती है, लेकिन बैका घाटी के अंदर बहुत कम बारिश होती है, सालाना लगभग 200 से 450 मिलीमीटर तक। तकनीकी रूप से इसे अर्ध शुष्क या सेमी एरिड इलाका कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक खास बात यह है कि कम बारिश के बावजूद लेबनान के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उनमें हर साल औसतन 1600 मिलीमीटर तक बर्फ गिरती है। मतलब यहाँ पर स्नोफॉल होती है। यही बर्फ जो है पिघलकर देश को पीने का पानी देती है। तो इसका मतलब एक तरफ प्राकृतिक रूप से यहाँ बारिश बेका घाटी में कम होती है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे बर्फ गिरने की वजह से पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जरूरत पड़ने पर नेचर अपना काम किस तरीके से करती है। तो ये हो जाता है लेबनान का भूगोल। एक बात समझ लेना कि लेबनान की ज़मीन ही तय करती है कि लेबनान का मौसम कैसा रहेगा, उसका व्यापार कैसा रहेगा, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी रहेगी। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको लेबनान के चले आ रहे सीमा विवादों के बारे में बताऊंगा, जो उसके पड़ोसियों के साथ उसके चल रहे हैं। विशेषकर इजराइल के साथ जो इस वक्त मामला इसका चल रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको लेबनान का भूगोल समझ में आया होगा। ये बेसिक भूगोल था जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि लेबनान है कैसा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।